आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? बोलिए। बैठिए 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 वहाँ पर। देखिए ऐसा है, मैं आपको अब केवल दो बात बताने जा रहा हूँ कि एसी क्या होता है, व्हाट इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है ना। दूसरी बात बताएंगे वाई एसी, यानी एसी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पहले हमारे पास एक करंट थी ही, डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ रही है? पहले हमारे पास एक करंट थी डायरेक्ट करंट, तो एक नई करंट अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्यों हुई। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एसी क्या है, फिर बताएंगे एसी की ज़रूरत क्यों हुई, ठीक है ना। और फिर एसी में कुछ डिफाइनिंग फीचर्स, जैसे मान लीजिए पीक वैल्यू क्या है एसी की, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। सम डिफाइनिंग फीचर्स। उसके बाद आपको हम बताएंगे प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस, इसके बारे में बताएंगे। इस शॉर्ट वीडियो में ये छोटे छोटे 4 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में 20 मिनट के, 15 मिनट के, इधर देखिए, ये छोटे छोटे 4 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ वेरी करता है। इसके पहले आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा था। तो डायरेक्ट करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो करता है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर किसी सेल या बैटरी से लगा है और उस रजिस्टर की वैल्यू आर है, तो उसमें से जाने वाली डायरेक्ट करंट, अगर इसका ईएमएफ ई है तो उसमें से जाने वाली डायरेक्ट करंट ई बाई आर होती है, जो कांस्टेंट रहती है। बात समझ में? क्योंकि चार्ज देते समय सेल या बैटरी का ईएमएफ तो डाउन होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जाने वाली करंट क्या होती है? ई बाई आर। कांस्टेंट वोल्टेज पे सेल रहती है, ठीक है ना। तो करंट कितनी होती है? आई बाई आर। समझे? ये करंट कांस्टेंट वोल्टेज, ये बैटरी जो होती है कांस्टेंट वोल्टेज पे रहती है, ठीक है ना। तो करंट कितना होता है? आई बराबर ई बाई आर, जो कि कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन भी सेम रहता है और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। ऐसा हम बहुत दिनों से देखते आए हैं, डायरेक्ट करंट इस रूप में हम समझते आए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको एक नई करंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है, ध्यान से देखिए, एक बात और यहां लिख दें कि मेथड्स टू मेजर एसी एंड डीसी, कैसे एसी और डीसी को मेजर करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो देखिए, अल्टरनेटिंग अगर डायरेक्ट करंट है तो उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहता है। लेकिन अब आपको एक नई तरह की करंट के बारे में बताने जा रहा हूं, अल्टरनेटिंग करंट या एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट या एसी एक ऐसी करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ वेरी करता रहता है, यानी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है। बात समझ में? इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है किसी सर्किट में। ऐसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, अल्टरनेट करती रहती है, समझे कि नहीं। कभी इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में, थोड़ी देर बाद इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ही नहीं चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसको आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट whose direction and magnitude changes sinusoidally और causosoidally with time। साइनोसोडली से हमारा मतलब है साइन के फंक्शन के अनुसार। अगर साइन का फंक्शन का कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार से आएगा। और कॉस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। बात समझ में आई? तो समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जो कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करती है टाइम के साथ, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली चेंज करती है, अपने मन माफिक चेंज करती है बिना किसी नियम के। ये एक नियम के तहत अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करती है। या तो साइन फंक्शन के अनुसार चेंज करेगी, अगर साइन फंक्शन के अनुसार चेंज करेगी तो ग्राफ ऐसे आएगा, और या तो कॉस फंक्शन के साथ।
कॉस फंक्शन के अनुसार, तो कौन कॉस फंक्शन के अनुसार चेंज करेगी तो ग्राफ ऐसे आएगा। बात समझ में आई? सही, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। तो ऐसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं आपको वाई एसी के पहले सम डिफाइनिंग फीचर्स बता रहा हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एसी क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं सम डिफाइनिंग फीचर्स। अगर वो साइन फंक्शन के साथ, फर्ज कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि साइन फंक्शन के साथ अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही है, तो अगर एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को प्लॉट किया, अगर एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया, एक मिनट रुकिए, वो आ चुका है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एसी को प्लॉट किया, मतलब करंट की किसी टाइम पे क्या पोजीशन है, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस पे आपने करंट को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया, तो आप देखेंगे करंट का मैग्नीट्यूड घट बढ़ रहा है। t बराबर 0 पर, यानी यहाँ से अगर मान लीजिए एसी शुरू होती है, तो t बराबर 0 पे आप देखिए करंट की वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही हम टाइम एक्सिस में आगे बढ़ते हैं और टाइम बढ़ता है, वैसे आप देखिए एसी के करंट की वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हुई, यहाँ पे क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हुई। फिर और आगे बढ़ते हैं, और आगे टाइम में बढ़ते हैं, तो एसी की वैल्यू क्या होती है, घटती गई, घटती गई, घटती गई, घटती गई, यहाँ पे 0 हो गई। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर निगेटिव डायरेक्शन में चेंज बढ़ती गई, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पे आए तो डायरेक्शन भी रिवर्स कर दिया। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन नहीं रिवर्स किया, केवल मैग्नीट्यूड एक बार बढ़ा, एक बार घटा। यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड में एक बार एसी के अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा, एक बार घटा। लेकिन यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड में आप देखेंगे इस पॉइंट के बाद अपना डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, यानी पहले अगर ऐसे फ्लो कर रही थी तो फिर ऐसे फ्लो करने लगी, अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में, ठीक है ना। तो फिर आप देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज किया और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड घटा, फिर यहाँ 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ को क्या कहेंगे, एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही फेज में है। ये आप जब वेव्स चैप्टर 11 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि इस पूरी साइकिल में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है। सेम फेज में का मतलब ये है कि ऊपर की ओर जा भी रहा है, ऊपर की ओर जा भी रहा है और 0 वैल्यू भी है, ठीक है ना। दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज ऑफ वेव्स में। आप वेव चैप्टर पढ़े होते तो आपको क्लियर रहता। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो टाइम होगा उसको 1 टाइम पीरियड कहेंगे। ये 1 टाइम पीरियड ऑफ एसी होगा। एक टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू 2 बार 0 होती है, एक टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू 2 बार 0 होती है, ठीक है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है इसी को I0 या पीक वैल्यू कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, भाई अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको I0 या पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए, उसको पीक वैल्यू कहते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो पूरा समय होता है उसको 1 टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आई। और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सब ऑब्वियस सी बातें हैं, आप 11th में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी होती है, 2πn, यानी 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये हो गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं 1/t, तो 2π/t क्या होगी आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एसी आपने समझ लिया। अगर एसी साइनोसॉइडली फंक्शन यानी साइन के फंक्शन के अनुसार, एसी अगर साइनोसॉइडली यानी साइन के फंक्शन के अनुसार चेंज कर रहा है तो ये सब डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। और अगर कॉस के साथ चेंज कर रहा है तो वैसे भी आप लगा लीजिए। कॉस में शुरुआत में t बराबर 0 पे जो वैल्यू है वो I0 है, यानी कि पीक वैल्यू है। बात समझ में आई। उसके बाद ये बढ़ा, घटा लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज किया। यहाँ तक घटा लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज किया। अब यहाँ के बाद डायरेक्शन भी चेंज कर दिया और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा। यहाँ पे आते आते अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ गई और फिर घटना शुरू किया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आके फिर 0 हो गया। और जब ये यहाँ पर पहुँचा तो ये आपका 1 टाइम पीरियड हो गया। अगर एसी कॉसोसॉइडली यानी कॉस के फंक्शन के अनुसार चेंज कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। मेरी बात समझे। अब अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट आई है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट आई है, भाई करंट चेंज कर रही है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो किसी इंस्टेंट पे अगर करंट आई है तो I बराबर I0 यानी पीक वैल्यू,
और साइन समझ में आ रहा है ना, और चूंकि साइन फंक्शन के अनुसार है इसलिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये सब हमने आपको कुछ डिफाइनिंग फीचर्स बता दिए। ये सारी बात, अगर मान लीजिए इनिशियल फेज फाई था तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में? तो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी करंट अल्टरनेट कर रही है, तो वोल्टेज भी अल्टरनेट कर रहा होगा। तो क्या है, वोल्टेज भी अल्टरनेट कर रहा होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होगा, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी वही सब बातें होंगी। साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अनुसार वोल्टेज चेंज करेगा, ठीक है। और वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी। बात समझ में आई? और एक टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम होगा जिसमें वोल्टेज जो है एक बार 0 से मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, और फिर 0। ये एक टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ रहे हैं? तो अब मैंने आपको बता दिया एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट से हम क्या समझते हैं, ये क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। और दूसरी बात, कुछ डिफाइनिंग बातें बता दिया कि पीक वैल्यू से क्या समझेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या समझेंगे, टाइम पीरियड से क्या समझेंगे, ठीक है ना, और लीनियर फ्रीक्वेंसी से क्या समझेंगे, और उसका क्या इक्वेशन होगा अगर साइन फंक्शन के अनुसार है। कॉस फंक्शन के अनुसार होगा तो I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी होगा। बात समझ आई? समझ में आई? जहाँ पे ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो क्लास 11 से ही बताया जाता है, ठीक है ना। तो अब दूसरी बात, अगर ये कॉस फंक्शन के अनुसार चेंज करता तो I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी हो जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए इनिशियल फेज फाई होता तो I बराबर I0 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इस इक्वेशन से एसी को हम रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है ना। और सिमिलरली ऐसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी जो होता है वो साइनोसॉइडली या कॉसोसॉइडली, यानी साइन के फंक्शन के अनुसार और कॉस या कॉस के फंक्शन के अनुसार वेरी करता रहता है। बात समझ में आई? तो अब इन सब बातों से कुछ बातें आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वो आपका बल्ब जल रहा है, वो बल्ब जल रहा है, तो आपको लगातार वो बल्ब जला हुआ दिखता है, लेकिन क्या आप उसकी सच्चाई जानते हैं? देखिए, इंडिया में जो एसी हम सप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी करीब 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 50 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 50 टाइम पीरियड पूरा करता है। एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 टाइम पीरियड पूरा करता है। तो यानी कि एक सेकंड में, ध्यान से इधर देखिए, अब इतना भी मत रात को पढ़ लीजिए कि क्लास में नींद आए, है ना। थोड़ा सा अलर्ट होकर देखिए, रात को नींद 6 घंटा ले लीजिए, ऐसा नहीं, बहुत पढ़ोइया हम देखे हैं 6 घंटा, हाँ 6 घंटा भरपूर नींद लीजिए, बाकी जगहों से टाइम बचाइए, फालतू काम मत करिए। 1 घंटा खेल लीजिए, 1 घंटा खेल, हाँ। तो अब एग्जाम के समय आप खेलने जाएंगे, थकान नहीं लगेगी? या तो रोज की आदत हो, या रोज की आदत होनी चाहिए ना खेलने की। हाँ, एक दिन एग्जाम के समय आपको नहीं आना चाहिए था, एग्जाम खत्म होता उसके बाद जाते हो, क्लास में नींद आ रही है। तो देखिए इधर देखिए, इतना इजी चैप्टर है, एकदम अलर्ट होकर देखिए, और जाके 6 घंटे से कम मत सोचिए, बहुत एग्जाम बहुत पढ़ाइए हम देखे हैं। देखिए इधर देखिए, यहाँ देखिए, नेक्स्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई होती है वो 60 उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और जो अल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई करते हैं यूएस में उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। 60 हर्ट्ज यानी कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 साइकिल एक सेकंड में पूरा करता है, और एक साइकिल में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2 बार 0 होती है। यानी कि जो करंट आपके बल्ब में जा रही है, जो करंट आपके पंखे में जा रही है, इससे पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, वो एक सेकंड में 100 बार जलता और बुझता है। मेरे कहने का ये मतलब है, एक सेकंड में वो 100 बार जलता और बुझता है, लेकिन फिर भी हमको जला हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए 9th 10th 11th 12th की सब बात आपके जवान पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन से हमारा ये मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट है, इसका पिक्चर मेरी आंख पे बन रहा है, और 1/10 सेकंड के लिए, इधर देखिए, इसको हम हटा के यहाँ से फिर यहीं रख दें तो हमको ये हटा हुआ दिखेगा नहीं। 1/10 सेकंड के अंदर ही अगर कोई पिक्चर अपनी आंखों से हटा दीजिए और फिर वहाँ लगा दिए तो हटा हुआ दिखेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि 1/10 सेकंड तक किसी भी पिक्चर का इमेज हमारी रेटिना पे बना रहता है। जब इधर देखिए, जब उस पिक्चर को हम हटा लेते हैं तो भी, इसी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं।
ठीक है ना। स्टिल फोटोग्राफी भी इसी पे आधारित है, वीडियोग्राफी भी इसी पे आधारित है। वीडियो नहीं बनता है, स्टिल फोटोग्राफ्स बनते हैं, लेकिन वो स्टिल फोटोग्राफ्स इतने फास्ट पेस से रखे जाते हैं, 1/10 सेकंड से कम टाइम में एक के बाद एक स्टिल फोटोग्राफ रखे जाते हैं कि आपको कंटिन्यूअस पिक्चर दिखती है, जिसको हम वीडियो कहते हैं। बात समझ में आई? वो परसिस्टेंस ऑफ विजन वहाँ बेसिक रीजन है। उसी प्रकार से यहाँ भी लाइट जल रही है और बुझ रही है, लाइट जल रही है और बुझ रही है, लाइट जल रही है बुझ रही है। इंडिया में 100 बार पंखा बंद हो रहा है, पंखा जल रहा है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 100 बार पंखा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। 100 बार, 1 सेकंड के अंदर 100 बार पंखा ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है। और ये लाइट भी 1 सेकंड में 100 बार जल रही है और बुझ रही है, लेकिन फिर भी हमको लाइट कंटिन्यूअसली दिखती है परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। समझ रहे हैं ना? वो जलना बुझना हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक, क्योंकि अगर 1/10 सेकंड से ज़्यादा अंतर पे वो जले बुझे तो हम रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, लेकिन उससे कम समय में हो रहा है तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से पंखा भी में एक बार करंट आ रही है, 1 सेकंड में 100 बार करंट आ रही है और 100 बार करंट जीरो हो रही है। 1 सेकंड में इस पंखे में 100 बार जीरो करंट हो रही है, लेकिन जीरो करंट होने के बाद भी ये पंखा चलता रहता है, क्योंकि एक बार चल गया तो उसके अंदर मास है, मास की वजह से इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से मूव करता रहता है। बात समझ में आई? तो मूव करता रहता है, कंटिन्यूअस पंखा मूव करता रहता है, लेकिन सच्चाई ऐसी है कि अल्टरनेटिंग करंट से वो चल रहा है तो जलता बुझता रहता है। बात समझ में आई? ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 पार्ट हमारे हो गए। अब मैं बता रहा हूं एसी क्यों, वाई एसी, एसी क्यों? जब हमारे पास डीसी पहले से मौजूद थी, जब डीसी करंट को हम जानते थे, डीसी करंट का हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो एसी की क्या जरूरत थी? एक और झूठे बवाल सर पे क्यों लिया जाए? क्यों झूठे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, दिमाग खपाए जाए? तो मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ क्या ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जहां अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज डायरेक्ट करंट से ज्यादा है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पे डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पे अल्टरनेटिंग करंट यूजलेस हो जाएगा, वहां हम डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जहां अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा एडवांटेजियस है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देकर 2-4 बताता हूँ। एक तो अल्टरनेटिंग करंट को बनाना इस डीसी करंट को बनाने के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चीपर है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका रख रखाव ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा रोबोस्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन समझ में आ रही है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से एज ले लेती है और हमारे 99% रिक्वायरमेंट अल्टरनेटिंग करंट ही फुलफिल करती है, वो बात जानते हैं क्या है? जिस जगह हम विद्युत का उत्पादन करते हैं वो यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। जैसे मान लीजिए हम लोग गोरखपुर में रह रहे हैं और अनपरा में बिजली बन रही है, अनपरा, ओबरा, जहाँ भी दूर दूर बिजली बन रही है, तो वहाँ से बिजली यहाँ तक कैसे आएगी? ट्रक में आएगी कि चलो बिजली लाद दो, ट्रक लाओ, ट्रक में बिजली लाद दो, है ना। गुड्स नहीं ना है, लकड़ी नहीं ना है, मार्बल नहीं ना है कि लाद लिया ट्रक में लेके चले आए, ट्रेन में लोड कर दिया चले आए। वहां से यहां तक बिजली कैसे आएगी? वहां से यहां तक बिजली आएगी वायर से। मेरी बात समझ में आई? और वायर में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो उतनी दूर वायर में आएगी तो पावर लॉस होगी, पावर बराबर VI। बात समझ में आई? पावर लॉस होगा क्योंकि वायर के अंदर रेजिस्टेंस है और उतना दूर से 500 किलोमीटर से बिजली चल के आ रही वायर के माध्यम से, तो पावर लॉस होगा। तो अब देखिए इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बस वही ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं? हम स्टेप अप करके भेजते हैं, मतलब हाई वोल्टेज पे हम करंट भेजते हैं, हाई वोल्टेज और लो करंट पे हम करंट भेजते हैं दूर से स्टेप अप करके, और जब हमको यूज करना रहता है तो स्टेप डाउन करके हम यूज कर लेते हैं। मेरी बात समझे? जब हमको यहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है और बिजली वहाँ से तारों से आ रही है, तो अगर हम उसको उसी करंट पे बिजली को मंगाएं जिस करंट पे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज करते हैं, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाएगा, तो बिजली का नुकसान होगा, पावर का लॉस होगा ना। पता लगा कि 1000 यूनिट बिजली वहाँ से हमने प्रोड्यूस करके वहाँ से भेजी, तो यहाँ तक आते आते ही वायर जो है 500 यूनिट खा गया, या जितना भी खा गया हमें नहीं पता है बहुत ठीक से, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपसे बताऊं कि अब बिजली खा गया, तो अब हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय ये है कि वहां से जब हम बिजली बनाएं तो उसको स्टेप अप कर दें। स्टेप अप करेंगे तो हाई वोल्टेज लो करंट पे हम जब करंट भेजेंगे तो पावर लॉस कम होगा, और जब यहाँ पे बिजली पहुंचे डोमेस्टिक यूजर में, तो आप देखेंगे सब स्टेशन में क्या करते हैं? उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, और फिर डोमेस्टिक यूज में हम कर लेते हैं।
बात समझे, इससे हमारा पावर लॉस कम होता है। ये काम डीसी नहीं कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ एसी। एसी ही स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एसी का, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से एक बात और भी है कि अगर हम उतनी करंट लाने के लिए तार को खूब मोटा करें तो क्या होगा, जब तार बहुत मोटा होगा तो बीच में से लटक जाएगा, बीच में से लटक जाएगा, ठीक है ना, वो भी एक दिक्कत आएगी। और मोटे तार को बनाने में हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे। अगर लो करंट का तार हम ला रहे हैं बहुत दूर से, स्टेप अप करके लो करंट का तार ला रहे हैं, तो पतला तार भी चल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत मोटा तार हमको लगाना पड़ेगा, जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी याद आएगा। अरे हज़ार किलोमीटर तार आ रहा तो मटेरियल कॉस्ट भी याद आएगा। तो ये सब बातें हैं जो एसी को डीसी के ऊपर एडवांटेज देती हैं, ठीक है ना। और आज की तारीख में ज़्यादातर हम जो करंट का यूज़ करते हैं वो एसी ही करते हैं, डीसी नहीं। इधर देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह एसी ही चलेगा। कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे डीसी की भी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि आपको बैटरी चार्ज करना है तो बैटरी एसी से नहीं चार्ज होगी, बैटरी डीसी से ही चार्ज होगी। बात समझ में आ रही? हाँ, आप मोबाइल चार्ज करना है तो पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट करेंगे, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, तो इस तरीके से कुछ जगह ऐसी है जहाँ डीसी की भी ज़रूरत है। और एक दो काम और भी है जो मुझे एकदम ठीक से इस समय याद नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रोपैटिंग या ये सब जो काम है, ठीक है ना, उसमें एसी इनइफेक्टिव हो जाता है, वहाँ डीसी की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया दो तीन बातें। पहली बात बता दिया कि एसी होता क्या है, दूसरी बात बता दिया कि एसी की ज़रूरत क्यों है, क्या एडवांटेज है एसी के डीसी के ऊपर। उसके बाद कुछ डिफाइनिंग पैरामीटर्स या फीचर्स बता दिया कि पीक वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इक्वेशन होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लीनियर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब डिस्कस कर दिया। फिर उसके बाद मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ कि प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर और प्योर कैपेसिटर से हमारा क्या मतलब है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये तीन बात हो गई, और ये दो बात मैं बोल दूं फिर वीडियो कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहली बात ये जानिए कि प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर क्या होता है। टाइम देख लीजिए एक बार, उसमें टाइम देख लीजिए कितनी देर का है, 22 है, चलिए 2-4-5 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए, प्योर इंडक्टर क्या होता है, प्योर रेजिस्टर क्या होता है, प्योर कैपेसिटर क्या होता है, ये बताने आ रहा है। तो देखिए, जब भी आपको इसमें दे दे किताबों में कि प्योर इंडक्टर सर्किट, प्योर रेजिस्टर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट, तो आप प्योर मान लीजिए अगर प्योर इंडक्टर कह रहा है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जान लीजिए कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी इंडक्टर है, कोई भी कैपेसिटर है, तो वो प्योर नहीं होगा प्रैक्टिकली, समझ रहे हैं ना। अगर कोई इंडक्टर है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही, क्योंकि कॉइल ही ना है भाई। इंडक्टर क्या है? कॉइल ना है, तो कॉइल के अंदर क्या आपको वो नहीं होगा रेजिस्टेंस। इंडक्टर क्या है? कॉइल है, ये कॉइल है, इसका एक ही फंक्शन है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट को सर्किट में डिले करना, रेट और डिके ऑफ करंट को सर्किट में डिले करना, यही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। नेट करंट में इसका कोई योगदान नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अब आप देखिए, अगर कोई इंडक्टर है तो वो इंडक्टर अगर कह रहा है कि प्योर इंडक्टर है, तो ये प्योर इंडक्टर जो होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि ये कॉइलिंग है। और दूसरी बात ये है कि इसके दो एंड्स के बीच, दो गोल गोल एंड्स के बीच कुछ ना कुछ चार्ज होल्डिंग एबिलिटी भी होगी, यानी कुछ ना कुछ कैपेसिटर की तरह से भी काम करेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से प्योर इंडक्टर नहीं होता, लेकिन किताब में दिया है तो आप मान लेंगे। उसी प्रकार से प्योर कैपेसिटर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, और प्योर रजिस्टर में भी कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है और कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। लेकिन जब प्योर कहेगा तो आप प्योर मान के ही चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अगली बार बताऊं, कट कर दीजिए इसको, कट कर दीजिए।